Hello guys, Assalamualaikum. Welcome to my channel. Guys, today we will discuss about French Revolution. आज की इस वीडियो में हम फ्रांसीसी इनकलाब को स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम जाकर फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टडी करेंगे, क्योंकि फ्रांस जो है, फ्रांस की जब तक हम हिस्ट्री को नहीं देख लेते हैं हमें फ्रांस का आइन जो है वो समझ में नहीं आएगा। उनका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो समझना हमें मुश्किल ही लगेगा, क्योंकि फ्रांस में टोटल 5 कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हैं। ठीक है गाइस, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन को रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है और फ्रांस में टोटल 3 इनकलाब आ चुके हैं। तो बेहतर यही है कि पहले हम फ्रांसीसी इनकलाब को स्टडी करें और फिर हम जो 5 रिपब्लिक हैं, मीन्स के 5 जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं उन्हें स्टडी करेंगे। गाइस, पहले तो हम बैकग्राउंड को देखेंगे। जो लुईस 14 था, ये फ्रांस का किंग बना था 14 मई 1643 से लेकर इनकी डेथ तक रहा था 1715 तक। ठीक है गाइस, ये जो था ये बहुत ही अय्याश करने वाला किंग था और एक एब्सोल्यूट मोनार्क था। इसने जो सारी पावर्स हैं उन्हें सेंट्रलाइज करने की कोशिश की थी। ये जो किंग थे ये कहते थे कि हमारे पास डिवाइन राइट है, मीन्स के खुदा की तरफ से हमें जो है वो राइट मिले गए हैं, पावर्स मिले गए हैं। ठीक है, ये किंग जो है ये बहुत सारी वार करता है, बहुत जंगें करता है और ये क्या करता है कि ये सोचता है मैं ऐसा क्या करूं कि जो ये लोग हैं, लोग जो फसाद करने में लगे हुए हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, इनका ध्यान यहाँ से हट जाए और कहीं और चला जाए। तो फिर ये क्या करता है कि ये वर्साइस में एक महल बनवाता है, क्योंकि ये जो किंग है ये जो दूसरे कंट्री हैं चाहता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके सामने फ्रांस जो है उनके आगे ये ज़्यादा ऊपर रहे, उनसे ज़्यादा ऊपर रहे। ठीक है, तो ये एक आलीशान महल बनवाता है वर्साइस में। सुना जाता है कि वो जो महल है वो सोने और चांदी से बना हुआ होता है। और उसमें जो है बहुत ही दिलकशीन पिक्चर्स और पेंटिंग वगैरह बनी होती हैं, जो कि बहुत पुराने फ़िलासफ़र्स होते हैं, शाही ख़ानदान के लोग होते हैं, उनकी तस्वीरें बनी हुई होती हैं। तो क्या होता है, ये किंग भी उस महल में रहने लगता है और जो इनके वर्कर्स होते हैं और जो भी इनकी फैमिली के ख़ानदान के जो भी लोग होते हैं उन्हें भी ये उस महल में रहने के लिए बोलता है। ठीक है, लोग जब उस महल में रहने लगते हैं तो वो महल की रौनक में, महल की जो दिलकशीन रौनक होती है उसमें मगन हो जाते हैं, अपनी अय्याशी में मसरूफ़ हो जाते हैं। ठीक है गाइस, फिर इनके बाद आता है लुईस 15। ठीक है, जो लुईस 15 होता है इनके टाइम में ये जो है ये 1715 से लेकर इनकी डेथ तक 1774 तक किंग रहता है। ठीक है, इनके टाइम में क्या होता है कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 7 इयर्स वार होती हैं, जो कि 1756 से लेकर 1763 तक वार चलती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है लुईस 16 आता है, ये लास्ट किंग होता है फ्रांस का। फ्रांस 1774 से लेकर जो फ्रांसीसी इनकलाब होता है, पहला इनकलाब, फर्स्ट इनकलाब होता है 1789 का, तब तक लुईस 16 जो है वो किंग रहता है, मोनार्क रहता है। ये वैसे तो अच्छा किंग होता है, जो बाकी के जो किंग होते हैं उनसे बेहतर होता है, लेकिन क्या होता है कि जो शाही खजाना होता है, शाही खजाना इन्हें बिल्कुल ही खाली मिलता है। इनसे पहले जो किंग आते हैं, जो क्वींस आती हैं, वो शाही खजाने को पूरी तरह से ख़त्म करके चले जाते हैं। और ये जो लुईस 16 होता है ये एक ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस होती हैं जिनका नाम होता है मैरी एंटोनेट।
मेरी एंटोनेट के साथ शादी करता है। तो ये बात जो फ्रांसीसी लोग होते हैं उन्हें बुरी लगती है। वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया तो हमारा एनिमी कंट्री है और इसने एनिमी कंट्री के साथ शादी की है। एनिमी कंट्री में से शादी की है, ठीक है, उन्हें बुरी लगती है ये बात। फिर क्या होता है कि जो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस होती है उसमें अमेरिका फ्रांस से हेल्प मांगता है अगेंस्ट इंग्लैंड। ये तो हेल्प नहीं करना चाहता है, लेकिन जो इनकी बीवी होती हैं मैरी एंटोनेट, वो इनसे कहती हैं कि आप जो हैं आप अमेरिका की हेल्प करें, आपको करनी चाहिए। फिर ये अमेरिका की हेल्प करता है। फिर क्या होता है गाइस, देखिए, अगर हम किसी कंट्री के साथ वार करते हैं, चाहे हम वो वार जीत लें या फिर हार लें, लेकिन जो हमारी इकोनॉमिक होती है ना, हमारी मैशियत होती है, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, वो वीक होने लगती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि फ्रांस में इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है वो शुरू हो जाते हैं। फिर जो ये किंग लोगों पर टैक्स लगाता है गाइस। तब वहाँ थर्ड स्टेट सिस्टम होता है, जिसमें पहला जो स्टेट है वो किलाची होता है और सेकंड जो है वो नोबल्टी होते हैं और थर्ड कॉमन पीपल होते हैं। जो किलाची होते हैं इसमें जज वगैरह होते हैं और नोबल्टी जो है इसमें बड़े ओहदे के लोग, किंग और किंग की फैमिली, ख़ानदान होता है। और जो कॉमन पीपल होते हैं इसमें कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ अनपढ़ लोग और कुछ सरकारी ऑफिसर, कुछ बिजनेसमैन, कुछ ट्रेड करने वाले, कुछ किसान, यही होते हैं। तो क्या होता है कि जो किंग हैं वो टैक्स लगाने के कुछ पावर जो है वो चर्च को देता है, ठीक है। तो चर्च एक तो इनसे डायरेक्ट टैक्स लेता है और दूसरा टैक्स जो है वो लोग डायरेक्ट जो गवर्नमेंट होती है गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। गाइस फिर क्या होता है कि ये जो थर्ड तबका है कॉमन पीपल, ये बहुत ही गुर्बत में आ जाता है। इतना गुर्बत में आ जाता है कि कोई ज़रूरत की चीज़ खरीदना दूर की बात, यहाँ तक कि ये लोग रोटी तक नहीं खरीद सकते हैं। अगर जैसे तैसे करके ये लोग मार्केट जाते हैं रोटी खरीदने के लिए, तो वहाँ ताले लगाए जाते हैं और इनसे कहा जाता है कि रोटी नहीं है, आटा नहीं है, नहीं मिलेगा। और अगर रोटी मिल भी जाती तो वो इतनी बदबूदार होती कि लोग खा भी नहीं सकते थे, इतने ख़राब आटे की बनी हुई होती थी। तो क्या होता है कि लोग सड़कों पर निकल आते हैं और गली-गली एहतजाज करते हैं, रोटी रोटी और इनकलाब इनकलाब के नारे लगाते हैं और किंग के अगेंस्ट हो जाते हैं। जब लोग जो किंग हैं, किंग के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप हम पर कुछ रहम करें, इतने टैक्स ना लगाएं, कोई ज़रूरत तो दूर की बात है, हम रोटी तक नहीं खरीद सकते हैं, इतनी गुर्बत आ गई है हम पर, इतना मुश्किल वक्त आ गया है। तो इनकी जो बीवी होती हैं मैरी एंटोनेट, वो लोगों से कहती हैं अगर आप लोग रोटी नहीं खरीद सकते हैं तो फिर आप लोग केक खाएं, केक। जब वो लोगों से ये कहती हैं रोटी नहीं खरीद सकते हो तो फिर केक खा लो, तो लोगों को उनकी ये बात बहुत बुरी लगती है। लोग तो पहले ही मैरी एंटोनेट से नफ़रत करते हैं, लेकिन उनकी इस बात के बाद लोगों की नफ़रत में और ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाता है। फिर लोग, यहाँ तक कि जो औरतें होती हैं, औरतें भी घरों से बाहर निकल आती हैं और हथियार उठाते हैं और जो किंग हैं और मोनार्की सिस्टम है इनके खिलाफ हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि लोगों का इनकलाबी जज्बा मज़ीद बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उनके सामने रूसो का फ़लसफ़ा आता है। जेन जैक रूसो ये जो हैं, ये पैदा हुआ था 28 जून 1712 में जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। इनकी एक बुक होती है, फेमस बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि पब्लिश होती हैं 1762 में पब्लिश होती हैं। रूसो जो है, रूसो अपनी इस बुक में लिखता है रियासत, कौम और गवर्नमेंट जो है इनका ये आइडिया देता है, ठीक है। रूसो कहता है
जो मुल्क है, मुल्क का हर हर एक सिटीज़न जो होता है वो अपने मुल्क का खुद हुक्मरान होता है। रूसो लिखता है, एक मुल्क, एक स्टेट जो है वो किसी भी हुक्मरान की, किसी लीडर की, किसी बादशाह, किसी वडेरे की या फिर किसी मजहबी बंदे की प्रॉपर्टी नहीं होती है, बल्कि वो स्टेट जो है उस स्टेट के जो सिटीज़न होते हैं वही असल वारिस होते हैं और उस स्टेट की जो आवाम है वही असल हकदार होती हैं। आवाम की मर्ज़ी के बिना ना तो गवर्नमेंट बन सकती है और ना ही कोई टैक्स लगाए जा सकते हैं। रूसो लिखता है, इंसान जो है, इंसान फितरती तौर पर आज़ाद पैदा हुआ है, उनकी आज़ादी उनसे कोई भी नहीं छीन सकता है, उन पर ना कोई कानून लागू किया जा सकता है और ना ही कोई टैक्स लगाया जा सकता है। लेकिन हाँ, जो लोग हैं वो एक स्टेट के अंदर, एक कंट्री के अंदर एक साथ पीस और हैप्पीनेस के साथ रहने के लिए खुद की कुछ आज़ादियाँ जो होती हैं उन पर वो खुद ही कंट्रोल करते हैं। जब लोगों को रूसो का ये फ़लसफ़ा पता चलता है तो उनका इनकलाबी जज़्बा और मज़ीद बढ़ता है और लोग काफ़ी मुतासिर हुए रूसो के फ़लसफ़े से। गाइस, फिर क्या होता है कि 14 जुलाई का दिन होता है। 14 जुलाई 1789 को लोग बेस्टाइल किले पर हमला करते हैं और 17 जुलाई 1789 तक ये जो हमला है ये रहता है। लोग इस कदर गुस्से में होते हैं कि वो बादशाह को कत्ल करने पर आ खड़े होते हैं, लेकिन एक लेफ्ट नामी शख्स होता है जो कि बादशाह की जान को बचा लेता है और फिर जो बादशाह होता है और जो बादशाह की फैमिली होती है उन्हें पेरिस ले जाते हैं और फिर वहाँ पर उन्हें कैद कर लिया जाता है। गाइस, फिर क्या होता है कि 26 अगस्त 1789 को एक डॉक्यूमेंट पास किया जाता है जिसमें लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात की जाती है। और फिर क्या होता है कि फ्रांस में जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आती है, ठीक है। एब्सोल्यूट मोनार्की जो है, एब्सोल्यूट मोनार्की को ख़त्म किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को लाया जाता है, ठीक है। फ्रांस का जो रिवोल्यूशन है वो 5 मई 1789 से लेकर 9 नवंबर 1799 तक 10 साला दौर होता है, ठीक है। इन 10 साला दौर में फ्रांस में बहुत ही इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल तब्दीलियाँ आई थी, ठीक है। और जो बर्बन डायनेस्टी होती है, बर्बन डायनेस्टी का ख़त्मा किया जाता है और जो चर्च होता है, चर्च के पावर्स डिक्लाइन होते हैं और फ्रांस जो है, फ्रांस फेडरलिज्म और रोमन एम्पायर से निकलकर नेशन स्टेट की तरफ आता है, मीन्स के नेशनलिज्म की तरफ आता है। तो गाइस, इस लेक्चर के बाद हम देखेंगे कि जो फ्रांस की फर्स्ट रिपब्लिक थी वो क्या थी और उसमें जो कंट्री किस तरह से चली थी और कौन कौन से रूलर्स आए थे, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, आप लोगों की मेहरबानी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।